हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं 500 क्वेश्चंस की वन लाइनर सीरीज़। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने 1 से 100 तक वन लाइनर बताए थे टॉपिक वाइज, और आज हम करने वाले हैं उससे आगे के वन लाइनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो कर रहे थे पहले वो सभ्यताओं पे कर रहे थे, तो उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप 100 वन लाइनर्स का उसमें जाके देख लीजिएगा। ये जो वन लाइनर ये टॉपिक वाइज हैं और इसमें जो है पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिवी जनपद। सिवी जनपद पूछा है कि सिवी जनपद कहाँ पर था, तो ये मुख्यतः चित्तौड़गढ़ में स्थित था। देखिए 16 महाजनपद थे, लेकिन उसके अलावा भी इन महाजनपदों में जो है जनपद हुआ करते थे। कई जनपदों से मिलकर एक महाजनपद बनता था, तो छोटे छोटे जनपद भी हुआ करते थे। उसके बारे में भी आता है राजस्थान से, जैसे कि सिवी जनपद राजस्थान में कहाँ था, तो ये था चित्तौड़गढ़ में था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा जाए चित्तौड़गढ़ में ही इसके समीप नगरी स्थल था। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो स्थल हैं, ये एक नगरी है और एक नगर है। तो ये नगर किसी शहर को नहीं बोला गया, ये स्थल का नाम है प्राचीन सभ्यताओं में। तो नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में था और इसको मध्यमिका या मांझिका भी कहते थे। और अगर पूछा जाए नगर स्थल कहाँ पे था, नगर, तो नगर स्थल था टोंक में। नेक्स्ट है दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर क्षेत्र में विस्तृत कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जो कुरु जनपद था, महाजनपद था जो कुरु, उसकी राजधानी क्या थी, वो थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ कहाँ थी, ये दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, ये दिल्ली के जो आसपास का एरिया है, ये क्या था, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है योधे जनपद कहाँ था, तो योधे जनपद गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में था। हनुमानगढ़, राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में कौन सा था, ये योधे जनपद था। फिर है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जो था ये था बीकानेर और जोधपुर। मेनली ये बीकानेर में था, लेकिन अगर जोधपुर साथ में लिखा है तो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग था जांगल प्रदेश। और अगर पूछा जाए जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि अहिछत्रपुर वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में नागौर में स्थित है। फिर है प्रजामंडल। अब हमारा नया टॉपिक है प्रजामंडल। प्रजामंडल की स्थापना रियासती जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ने तथा शासकों व अंग्रेजों के मध्य संबंध विच्छेद करने के लिए की गई थी। ये प्रजामंडल के बारे में बताया गया। प्रजामंडल था क्या, प्रजामंडल एक संस्था थी जो रियासतें होती थी उस समय में, उसकी जनता को सीधे राष्ट्रीय गतिविधियाँ, मतलब जो भी देश में आज़ादी के लिए राष्ट्रीय की गतिविधियाँ चल रही थी, उस जनता को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो उन रियासतों के राजा हुआ करते थे, उन राजा मोस्टली जो रियासतों के राजा अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते थे। तो वो अंग्रेजों और उन शासकों के मध्य संबंध विच्छेद करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता का संगठन था। एक तरह से कहा जाए इन शॉर्ट में कि तो प्रजामंडल ब्रिटिश अंग्रेजों के टाइम में भारत की जो रियासतें थी उनकी जनता का एक संगठन हुआ करता था। प्रजामंडल की घोषणा जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की थी। अब ये यहाँ देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं कि 1938 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की थी। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रजामंडल इसमें है जिनकी 2 बार स्थापना की गई है, मतलब पहली बार स्थापना की और उसको अवैध घोषित किया गया, निष्कासित कर दिया गया उनके नेतृत्वकर्ताओं को, तो बाद में उसका पुनर्गठन किया गया था।
तो सबसे पहला पूछा जाए कि सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा गठित हुआ था, संगठित हुआ था ये राजस्थान में, तो वो था जयपुर प्रजामंडल। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये था कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन आते हैं इस तरह से घुमा के कि ये तो एक तो ये पूछा जाता है कि इस मतलब इस रियासत का प्रजामंडल किस समय बनाया गया था, तो उसका सन पूछा जाता है, या उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम प्रजामंडल बनाया गया था जयपुर में। प्रथम प्रजामंडल की स्थापना की थी जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा और 1931 में की गई थी। फिर नेक्स्ट है 1936 में। अब यही पूछा जाए कि जो ये जयपुर का था, जयपुर का प्रजामंडल था, इसका पुनर्गठन कब किया गया था, मतलब दोबारा से गठित कब किया गया था इसको अवैध घोषित करने के बाद? तो ये किया गया था जयपुर 1936 में किया गया था। और ये किसने किया था? जमनालाल बजाज के द्वारा। तो 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। फिर है नेक्स्ट जेंटलमैन अग्रीमेंट। जो पुनर्गठन ये जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत ही हुआ था। जेंटल एग्रीमेंट हुआ था, अप्रैल 1942 में हुआ था। ये हुआ था हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय मिर्जा इस्माइल, इनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आज़ाद मोर्चा। ये भी आज़ाद मोर्चा जो है जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत ही आता है। आज़ाद मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद मोर्चा की स्थापना जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में की गई थी, 1942 में ही की गई थी। और ये हुई थी बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह पूछा जाता है कि आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। कब हुई थी? 1942 में। और किसके विरोध में की गई थी? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद जयपुर प्रजामंडल प्रथम प्रजामंडल था जो गैर मान्यता प्राप्त रूप से गठित था। देखिए ये मैंने बताया आपको कि पहले प्रजामंडल जब गठित होते थे वहाँ के शासक या ब्रिटिश शासक मिलकर उसको अवैध या गैर मान्यता प्राप्त रूप से घोषित कर दिया करते थे। तो जयपुर प्रजामंडल जो था वो प्रथम प्रजामंडल था जो गैर मान्यता प्राप्त रूप से गठित था। इसके बाद है बूंदी प्रजामंडल। देखिए 1931 में एक तो जयपुर प्रजामंडल गठित किया गया था और एक किया गया था बूंदी का प्रजामंडल। तो बूंदी का प्रजामंडल 1931 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कांतिलाल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है 1944 में हरि सिंह दत्त मेहता ने बूंदी प्रजामंडल को बूंदी राज्य लोक परिषद के नाम से पुनर्गठित किया था। तो बूंदी का पुनर्गठन कब हुआ था? 1944 में हुआ था और उसका नाम क्या रख दिया था? बूंदी राज्य लोक परिषद के नाम से इसका गठन किया गया था। इसके बाद है हाड़ौती प्रजामंडल। तो हाड़ौती प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा हुई थी। मैं एक बात बता दूं आपको कि हाड़ौती प्रजामंडल ही कोटा प्रजामंडल का पहला नाम था। मतलब पहले कोटा प्रजामंडल को हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से गठित किया गया था। ये कब किया गया था? 1934 में किया गया था पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। उसके बाद है मारवाड़ का प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1934 में हुई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ की जो है प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा ही 1936 में मुंबई में कृष्णा दिवस मनाया गया था। ये पूछा जाए कि कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? तो ये बनाया गया था मारवाड़ या इसको हम जोधपुर भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह मारवाड़ी मिले, इसको जोधपुर प्रजामंडल भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा। और कृष्णा दिवस कब मनाया गया था, मतलब किसके द्वारा मनाया गया था? तो मारवाड़ या जोधपुर के प्रजामंडल के द्वारा 1936 में मनाया गया था। उसके बाद है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1934 में हुई थी, बृहद किशोर के द्वारा हुई थी। लेकिन इसका मुख्य रूप से पूछा जाए तो सिरोही का पुनर्गठन हुआ था 1939 में और ये हुआ था गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो थी 1936 में हुई थी, ये हुई थी मगाराम वैद्य के द्वारा हुई थी। फिर है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा हुई थी। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना आरंभ में
1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से हुई थी। ये मैंने अभी बताया आपको कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना शुरू में जो हुई थी 1934 में, वो हाड़ौती के नाम से हुई थी पहले। 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या के बाद, मतलब 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या की गई थी और उसके बाद इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष थे, मतलब इसकी कमान जो संभाली थी, वो पंडित अभिन्न हरि ने संभाली थी। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई थी और किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। एक माणिक्यलाल वर्मा का जो है पंछिड़ा नामक गीत है, बहुत फेमस है ये गीत है, ये कविता है, ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। नाम क्या है कविता का? पंछिड़ा है। और ये गीत लिखा था, किसके ऊपर लिखा था उन्होंने? बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला था और उसके ऊपर लिखा था, और उसकी समाप्ति पर, मतलब जब बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था, उसकी समाप्ति पर इन्होंने लिखा था, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पर लिखा था। इन दोनों के ऊपर ये गीत इन्होंने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल में बलेठ प्रथा पर रोक लगाई थी। ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि बलेठ प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी मेवाड़ प्रजामंडल ने। मेवाड़ प्रजामंडल को ही हम उदयपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी, पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पंडित हरिनारायण शर्मा ने जनता में जागृति लाने के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाए कि राजस्थान में वाल्मीकि संघ की, आदिवासी संघ की या अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित हरिनारायण शर्मा ने। और पंडित हरिनारायण शर्मा किस क्षेत्र से थे? तो जुड़े हुए थे किस प्रजामंडल से? तो ये अलवर से जुड़े हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, किशनलाल जोशी व मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा हुई थी। भरतपुर में जन जागृति लाने के लिए किसने कार्य किया था? जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, जगन्नाथ दास ने और गंगा प्रसाद शास्त्री ने। ये इन्होंने जन जागृति लाने का भरतपुर में कार्य किया था। नेक्स्ट है भरतपुर के शासक। भरतपुर के शासक कौन थे उस समय? किशन सिंह थे। किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, मतलब भरतपुर के प्रजामंडल में, क्षेत्र में उस समय वहाँ के शासक किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1938 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा हुई थी। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि शाहपुरा जो है उस समय की वहाँ की राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। नेक्स्ट है शाहपुरा राजपुताने की प्रथम रियासत थी, मतलब शाहपुरा जो है राजपुताने की प्रथम रियासत थी, जिसे 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की, जिसने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कितने? 1938 में हुई थी और किसने की थी? ज्वाला प्रसाद ने, कृष्ण दत्त पालीवाल ने और जौहरीलाल इंदू ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। सन आपको जरूर याद रखने हैं, 1938 में ज्वाला प्रसाद, कृष्ण दत्त पालीवाल और जौहरीलाल इंदू ने की थी। धौलपुर में जन जागृति का कार्य आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 में स्वदेशी व शुद्धि आंदोलन चलाकर किया था। मतलब पूछा जाए स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन कहाँ चलाए गए थे? तो धौलपुर में चलाए गए थे, और किसके द्वारा? तो आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है धौलपुर में जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? धौलपुर में जन जागृति लाने का श्रेय जाता है त्रिलोक चंद्र माथुर को जाता है। फिर नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल की स्थापना। करौली प्रजामंडल की स्थापना ये थी 1938 में हुई थी और ये त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी।
करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा हुई थी। फिर नेक्स्ट है करौली के कुंवर मदन सिंह ने, करौली के जो कुंवर थे वो मदन सिंह, उन्होंने बेगार प्रथा, सुअर समस्या व हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाए थे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने वीडियो में जो वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं टॉपिक वाइज लिए हैं, जैसे कि कोई भी टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथाणी और जमाल शाह के द्वारा की गई थी। किशनगढ़ में जलियांवाला दिवस मनाया गया था। मतलब देखिए ये 2 पॉइंट हैं। पहला एक अभी आया था, कृष्ण दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। और अगर पूछा जाए जलियांवाला दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था, तो ये किशनगढ़ के प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में, ये मीठालाल व्यास जी के द्वारा की गई थी। जैसलमेर में जनजागृति लाने का कार्य सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह को जाता है। मतलब जैसलमेर में जो जनजागृति लाने का श्रेय जाता है वो सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता को जाता है। सागरमल गोपा कहाँ के, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि सागरमल गोपा कहाँ के थे, कहाँ का जन्म हुआ था उनका? तो जैसलमेर में हुआ था। उनको जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया था, मतलब बाहर निकाल दिया गया था उनकी आज़ादी की मतलब गतिविधियों के द्वारा कारण। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज व आज़ादी की दीवानी नामक पुस्तक लिखी थी। उनको वहाँ से जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वापस जैसलमेर आए थे और वहाँ उनको बंदी बना लिया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। तब उन्होंने जेल में ये लिखी थी, मतलब वहाँ के जो जेलर थे उनकी यातनाओं के बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं दी गई थी, तो उन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी की दीवानी ये पुस्तकें लिखी थी। 1946 में ध्यान रखिएगा जेलर गुमान सिंह, ये नाम जेलर गुमान सिंह, इसको जनरल राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है इसे। इसने गोपा जी को, सागरमल गोपा जी को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया था और उसे बाद में सबके सामने आत्महत्या साबित कर दिया था। लेकिन बाद में ये जयनारायण व्यास के प्रयासों के द्वारा सबके सामने, मतलब ये सबके सामने आया कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि इसने उन्हें जिंदा जलाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को एक निराली रियासत या विश्व का 8वां अजूबा कहा है। अगर पूछा जाए जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा और भंवरलाल निगम के द्वारा हुई थी। उसके बाद है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है, उन डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। भोगीलाल पांड्या को जो है बागड़ का गांधी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल पूछा जाए कि रास्तापाल हत्याकांड कहाँ हुआ था? डूंगरपुर हुआ था, डूंगरपुर में हुआ था, ये जगह है रास्तापाल, वहाँ हुआ था। ये कब हुआ था? 19 जून 1947 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रास्तापाल हत्याकांड 19 जून 1947 को हुआ था। क्या हुआ था इस हत्याकांड में? तो यही हुआ था कि रास्तापाल में जो पाठशाला थी उसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने उसको बंद करने का आदेश दिया था। तो जब अंग्रेज उस पाठशाला को बंद कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ के शिक्षक नाना भाई को बहुत बुरी तरह से यातनाएं देकर मार दिया था। और उसको बचाते समय उनकी छात्रा थी 12 वर्षीय भील छात्रा थी कालीबाई, उनको बचाते समय वो शहीद हो गई थी। जब उन्होंने गोली मारी थी तो ये छात्रा ने अपने ऊपर गोली ले ली थी, मतलब खुद उनके सामने आ गई थी और शहीद हो गई थी। तो 12 वर्षीय भील छात्रा कालीबाई अपने शिक्षक को अंग्रेजों की यातनाओं से बचाते हुए शहीद हो गई थी। तो यही है रास्तापाल हत्याकांड जो डूंगरपुर में है। राजस्थान सरकार शिक्षा क्षेत्र में कालीबाई स्मृति पुरस्कार देती है। मतलब जो कालीबाई जब शहीद हो गई थी तो इन्हीं के ऊपर पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, ये दिया जाता है कालीबाई स्मृति पुरस्कार। फिर है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना
बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुई थी, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा। फिर है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1947, ये भी 1946 में हुई थी और मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा हुई थी। फिर नेक्स्ट है झालावाड़ जो है राजघराने के महाराज, मतलब झालावाड़ के जो शासक थे वहाँ के राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने इस प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित दे रखा था, सुरक्षा दे रखी थी। रियासती शासक द्वारा संरक्षण देकर बनने वाली एकमात्र प्रजामंडल झालावाड़ थी। मतलब कि रियासती शासक का कोई जो मतलब रियासत का शासक खुद प्रजामंडल को संरक्षण दे रहा है, ऐसी ये पहला प्रजामंडल था झालावाड़ का। और झालावाड़ का प्रजामंडल बनने वाला सबसे अंतिम प्रजामंडल था। सबसे प्रथम पूछा जाए तो जयपुर था और सबसे अंतिम पूछा जाए तो झालावाड़ था। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, ये ध्यान रखिएगा। और टोंक एक ऐसी रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। मतलब अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कोई ऐसी रियासत भी थी जहां पे प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी, तो वो था टोंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका टॉपिक राजस्थान की प्रजामंडलों का, प्रजामंडल आंदोलन का, जिससे मैंने वन लाइनर के द्वारा सारा टॉपिक कवर किया है। आई होप इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। यदि आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण हम सभी जानते हैं, ये हुआ था 7 चरणों में हुआ था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को बनाया गया था। रियासती विभाग के अनुसार देखिए, जब हमारा देश जब ये तय हो गया था कि आज़ाद होने वाला है, तो जो अलग अलग रियासतें थी पूरे देश में, हमारे में भारत में 565 रियासतें थी। तो सभी रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे कि एक ये था कि वो भारत में मिल जाएं, भारत पूरा एक राज्यों का संघ बनाया जा रहा है, वो भारत देश में मिल जाएं। एक ऑप्शन था कि वो अगर पाकिस्तान, जैसे भारत से पाकिस्तान को अलग किया था उस समय, तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहें तो पाकिस्तान में जाके भी मिल सकती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये दिया था कि वो चाहे तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बना सकती है, मतलब सिर्फ अपने नाम से ही अपना अलग देश बना के रह सकती हैं। तो ये 3 ऑप्शन भारत की जितनी भी रियासतें थी सभी के सामने रखे गए थे। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए कंडीशन रखी गई थी कि वही रियासतें स्वतंत्र रह सकेंगी, मतलब अपना अलग अस्तित्व बना सकती हैं, अलग देश बना सकती हैं, जिनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो राजस्थान की जो है इस मापदंड पे केवल 4 रियासतें आती थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। मतलब ये 4 रियासतें थी जिनमें जो इस मापदंड पे, इस कंडीशन पे थी कि वो अपना अलग अस्तित्व बना सकती थी, और इसके अलावा बाकी सभी जो है नहीं बना सकती थी। भारत में कुल जो है 565 रियासतें थी। आज़ादी के समय भारत में कुल जो है 565 जो है रियासतें थी। तो आप सोचिए, जो 565 रियासतों को एक करके एक भारत देश बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ये मुश्किल काम किसने किया था, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उन्हीं के द्वारा आज हमारा देश जो है इतने टुकड़ों में बंटने से बच गया। उस समय आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा ही हमारा देश आज छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से बच गया था। राजस्थान के एकीकरण में ये टाइम पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था, तो 7 वर्ष 8 महीने और 14 दिन लगे थे। 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे। 3 ठिकाने थे इसमें कौन थे, निमराना जो अलवर में था, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था और लावा जो टोंक में था। अब पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण पढ़ते हैं। तो पहला चरण था मत्स्य संघ, इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ, और ये कब बना था, 18 मार्च 1948 में। ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें कि एक तो
चरणों के नाम पूछ ले जाते हैं कि किस चरण में कौन सा नाम, मतलब किस नाम से एकीकृत हुआ था, फिर उस समय उस चरण की राजधानी क्या थी, उसका प्रधानमंत्री कौन था। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या फिर डेट भी पूछ ली जाती है कई बार कि कौन से चरण की डेट क्या थी। तो प्रथम चरण की डेट थी 18 मार्च 1948 और प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। और ये किसके मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर रखा गया था, तो के.एम. मुंशी की सलाह पर रखा गया। ये ध्यान रखिएगा ज़रूर, के.एम. मुंशी की सलाह पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया था, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतों को मिलाया गया था। और साथ में निमराना ठिकाना जो अलवर का था, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का विलय किया गया और निमराना ठिकाना भी इसी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, तो अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी पूछा जाए तो अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और मत्स्य संघ के अगर कुमावत को बनाया गया था और राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। ये ध्यान रखिएगा, राजधानी अलवर को, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। मत्स्य संघ के विलय में जो है, विलय मतलब इनको शामिल करने में युगल किशोर चतुर्वेदी का बहुत विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू पूछ लिया जाए कि किसे कहा जाता है, तो युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का क्या नाम था, पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था और ये बना था 25 मार्च 1948 को। देखिए 18 मार्च था वो 1948 और ये 25 मार्च 1948 को। एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान की 9 रियासतें और 2 ठिकाने का विलय हुआ। मतलब दूसरे चरण में राजस्थान की 9 रियासतें आई थी और 2 ठिकानों का विलय हुआ था। कौन कौन सी रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़। फिर लास्ट में कुशलगढ़ और लावा ठिकाने जो हैं, क्योंकि कुशलगढ़ जो था वो बांसवाड़ा के अंदर आता था और लावा जो था वो टोंक के अंदर आता था, तो ये ठिकाने भी इसमें शामिल किए गए थे। फिर नेक्स्ट है, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया गया था। दूसरे चरण की राजधानी पूछा जाए तो कोटा को बनाया गया था और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जी को बनाया गया था और राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, दूसरे चरण यानी पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा और राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, मतलब जब ये विलय हो रहा था तो बांसवाड़ा के जो शासक थे उस समय चंद्रवीर सिंह, उन्होंने ऐसा कहा था, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस रियासत के शासक ने ऐसा कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये कहा था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट है तृतीय चरण। तृतीय चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, नाम था संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ और ये बना था 18 अप्रैल 1948 को। इसमें क्या था कि पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलते ही संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ कहलाया। मतलब जो पूर्व राजस्थान संघ बना था उसमें उदयपुर यदि मेवाड़ को मिला दिया गया था, मेवाड़ रियासत को मिलाते ही ये संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ बन गया था। संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। महाराणा राज प्रमुख जो है महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। ये राज प्रमुख नहीं होगा, महाराज प्रमुख होगा ये, सॉरी, महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। भूपाल सिंह, भोपाल नहीं भूपाल सिंह को बनाया गया था और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। नेक्स्ट है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का नाम था वृहद राजस्थान और ये बना था 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। चौथा चरण जो था वृहद राजस्थान के नाम से था और इसको जो है 30 मार्च 1949 को बनाया गया था और इसी दिन से 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। इस चरण में संयुक्त पूर्व राजस्थान, मतलब इससे पहले के जो चरण था संयुक्त पूर्व राजस्थान में, उसमें जो बड़ी बड़ी मुख्य रियासतें थी राजस्थान की, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन चारों को शामिल
कर लिया गया था। इस चरण में संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर रियासतों को शामिल किया गया था। चौथे चरण की राजधानी बनाया गया था, जयपुर को बनाया गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि जयपुर को मतलब किस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। उसके बाद है पंडित हीरालाल शास्त्री को यहाँ का उस समय क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। ये बनाया गया था चौथे चरण में, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। ये चौथे चरण में बनाया गया था। देखिए चौथे और पांचवें छठे चरण में यही रहेंगे। नेक्स्ट है फिर पांचवा चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ था, ये 15 मई 1949 को बनाया गया। और इस चरण में क्या हुआ था कि जो वृहद राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ, अब तक मत्स्य संघ अलग था। पहले पूर्व राजस्थान में ही उदयपुर को मिलाया गया, फिर उसमें ही जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर रियासतों को मिलाया गया। फिर ये पूरा क्षेत्र एक हो गया था, मत्स्य संघ अलग रह गया था। तो फिर बाद में पाँचवें चरण में मत्स्य संघ को भी इसी रियासत में मतलब इसमें शामिल कर दिया गया था। फिर इस चरण की राजधानी जयपुर को ही रहने दिया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही थे और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ही थे। उसके बाद छठा चरण है। छठा चरण में राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इस चरण में क्या हुआ था, संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया था। मतलब पहले क्या किया गया था, सिरोही को जो है गुजरात में मिला दिया गया था, लेकिन फिर जनता के काफ़ी विरोध के बाद सिरोही को जो है राजस्थान में मिलाया गया था। और लेकिन उसमें सिरोही के जो पर्यटक स्थल हैं आबू और दिलवाड़ा, इनको जो है छोड़ दिया गया था। माउंट आबू और दिलवाड़ा को छोड़ के बाकी पूरी सिरोही को जो है राजस्थान में मिला दिया गया था छठे चरण में। इस चरण में जो है प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद आ गया था। मतलब पहले क्या हुआ था कि हर रियासत का अपना एक अलग प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर प्रधानमंत्री का पद जाके जो आज के समय में है पूरे राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, ये पद तब सर्जित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था, हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी को ध्यान रखिएगा। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी थे। उसके बाद है सातवां चरण, सबसे मुख्य है सातवां चरण। ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को मनाया गया था। कब मनाया गया था सातवां चरण, 1 नवंबर 1956 को मनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। मतलब फजल अली कमेटी बनाई गई थी और फजल अली इसके अध्यक्ष थे, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। पूछ लिया जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे फजल अली। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर, अब तक जो है राजस्थान में अजमेर को शामिल नहीं किया गया था, अजमेर को मिलाया गया। सिरोही के जो क्षेत्र बचे हुए हैं वो लोगों के विरोध करने पर, सभी के कहने पर सिरोही के आबू और दिलवाड़ा, इन क्षेत्रों को भी राजस्थान में ही शामिल कर लिया गया। और इसी दिन क्या किया गया था कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा जो हिस्सा है मंदसौर जिले का, उसको कोटा में मिलाया गया। सुनील टप्पा पहले मध्य प्रदेश में था, फिर उसको जो है कोटा में राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान के झालावाड़ का एक क्षेत्र है सिरोंज को जो है राजस्थान से निकाल के मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। ये सब क्या किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और इस तरह पूरा एक राजस्थान हमारे सामने एकत्रित होके आया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान और आ श्रेणी में शामिल हो गया। ये और नहीं होगा, आ होगा, ये आ श्रेणी में। इससे पहले जो था पहले सा फिर ब श्रेणी में था राजस्थान, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब ये पूरा एक राज्य के रूप में गठित हो गया तो ये अ श्रेणी में आ गया था। और इसी दिन जो है राज प्रमुख की स्थापना, पहले क्या होता था कि हर जिले का या हर रियासत का अपना एक राज प्रमुख हुआ होता था, लेकिन इसके बाद से राज प्रमुख का स्थान खत्म करके राज्यपाल का पद सामने आया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो थे गुरुमुख निहाल सिंह थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस समय जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का
निर्माता कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, आधुनिक जो आज का राजस्थान है इसका निर्माता पूछा जाए किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहनलाल सुखाड़िया का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। यदि पूछा जाए राजस्थान का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर कौन रहे थे तो ये रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। सबसे बड़ी रियासत कौन थी जब राजस्थान में एकीकरण चल रहा था? तो सबसे बड़ी रियासत थी ये थी मारवाड़, यानी जोधपुर की रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए भारत की पूछा जाए, अगर राजस्थान की पूछा जाए तो मारवाड़ थी, और अगर भारत की पूछा जाए तो हैदराबाद थी। अगर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत पूछा जाए, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत पूछा जाए तो शाहपुरा थी, और अगर भारत की पूछी जाए सबसे छोटी रियासत तो मध्य प्रदेश की भिलवाड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछा जाए, सबसे प्राचीन अगर राजस्थान में पूछी जाए तो वो थी मेवाड़, और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत पूछी जाए तो झालावाड़। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सबसे नई बनी हुई रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, मतलब बाकी रियासतें जो पहले से ही थी, लेकिन झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी। और ये झालावाड़ को किससे अलग करके बनाया गया था? तो ये कोटा से अलग करके बनाया गया था। पहले झालावाड़ कोटा का ही हिस्सा था, फिर बाद में अंग्रेजों ने कोटा से अलग करके इसको झालावाड़ बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या किस रियासत की थी? सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की थी, और सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो शाहपुरा की थी। राजस्थान की अगर एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछी जाए तो ये कौन सी थी? ये थी टोंक। उसके बाद है एकीकरण के समय टोंक में जोधपुर की रियासतें व पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मतलब जब सभी रियासतों को ये अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है, या फिर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो राजस्थान में दो रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, एक थी जोधपुर की रियासत और एक थी टोंक की रियासत। ये दोनों रियासतें जो है टोंक और जोधपुर, ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, विलय पत्र को मतलब एकीकरण पर हस्ताक्षर सबसे पहले किए थे बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे। 7 अगस्त 1947 को कर दिए थे। लेकिन सबसे अंतिम पूछा जाए तो सबसे अंतिम किए थे धौलपुर के उदयभान सिंह ने किए थे 14 अगस्त 1947 को। जयपुर व जैसलमेर रियासतों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। पूछा जाता है कि किस रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो ये जयपुर और जैसलमेर की रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से कि दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और 1 लाइनर क्वेश्चन में ही इस तरह टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।